पहलवान थके थके कदमों से बस्ती में दाखिल हो गया। एक दो अफराद से उसकी अलैक सलैक भी हुई। क्राइन से जाहिर था कि वो यहाँ एक जानी पहचानी शख्सियत है। ये जगह ईसा जान का डेरा तो हरगिज नहीं थी। फिर पहलवान यहाँ क्या करने आया था? मैं भी यही बात सोच रहा था कि मेरे दाएं जानिब नजदीक ही कहीं हल्की सी और राहत उभरी। फिर दबड़ दबड़ की आवाज सुनाई दी। कोई चौपाया मसलन कुत्ता वगैरह जब किसी पर हमला करने के लिए लपकता है तो ये मखसूस आवाज उभरती है। कभी आपने गौर किया हो तो अंदाजा हुआ होगा कि इस आवाज में बड़ी खौफनाक किस्म की सनसनी होती है। घनी झाड़ियों में सुनाई देने वाली इस आवाज ने मुझे भी सेकंड के 10वें हिस्से में चौकन्ना कर दिया। मैंने तेजी से रुख बदला। बड़े कद का एक अल्सैशन कुत्ता बरकरफ्तारी से मुझ पर झपट रहा था। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी। बाएं हाथ ने एक दरख्त की शाख को थाम रखा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं राइफल को नाल की तरफ से थाम कर लठ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता। कुत्ते ने मुझ पर जस्त लगाई तो मैंने राइफल की नाल नेज़े की तरह उसकी पसलियों में मारी। जरब लगाने के साथ साथ मैं बाएं तरफ झुका था और यूं उसकी जद से साफ बच गया था। खामोशी से हमलावर होने वाला जसीम कुत्ता अब पूरे जोर से भौंक रहा था। जमीन पर पंजे लगते ही वह स्प्रिंग की तरह उछला। एक ही हरकत में उसने अपना रुख फेरा और मुझ पर छलांग भी लगा दी। इस दफा मैंने अपनी गन बमुश्किल उसके सफेद नुकीले दांतों से बचाई। इसके छलांग लगाते ही मैं नीचे गिर गया था, इसलिए वो मेरे ऊपर से रोल करता हुआ झाड़ियों में जा घुसा। इस अमल के दौरान चंद सातों के लिए मेरा चेहरा उसके बालों भरे पेट से टकराया था। गर्म पेट की हरारत और तेज हैवानी बू मेरे हवास को छूती हुई आगे निकल गई थी। अब मुझे अपनी तरफ लपकते हुए चंद अफराद भी दिखाई दे रहे थे। वो घेरदार शलवारों और लंबे कुर्तों वाले पाउंदे थे। इनमें से एक शख्स के हाथ में कुत्ते की जंजीर झूल रही थी, बाकी दो आतिशी हथियारों से मुसल्ला थे। ये सब कुछ मैंने एक साथ के मुख्तसर वक्त में देखा। इसके साथ ये एहसास भी हुआ कि कुत्ता झाड़ियों में लोट लगाने के बाद सीधा हो गया है और अब वो फिर मेरी तरफ लपकने के लिए तैयार है। दाएं हाथ में राइफल का बोझ और इसका जाविया मेरे लिए तसल्ली बख्श था। मेरा बायां कंधा जमीन से लगा हुआ था और सिर्फ एक करवट लेकर मैं कुत्ते को निशाना बनाने की पोजीशन में आ सकता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरी जिंदगी में यह तीसरा या चौथा मौका था जब मुझे इस तरह किसी कुत्ते का सामना करना पड़ा था। हर बंदे की एक साइकी होती है। कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनका इंसान को खुद भी पता नहीं होता वो इसमें कैसे पुख्ता हुई हैं। मुझे भी ऐसे लोगों से शदीद नफरत है जो इंसान पर कुत्ता छोड़ते हैं और कुत्ते के बल बोते पर किसी को जेर करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसा मौका आया मेरे अंदर शदीद हैजान सा पैदा हुआ और कुत्ते के साथ साथ कुत्ते के मालिक के लिए भी मेरे दिल में अजीब तरह की बेरहमी औध कर आई। अल्सैशन ने घूम कर रुख मेरी तरफ किया तो मैं भी तड़प कर ऊंधा हो गया। अब वो मेरे निशाने पर था। जो ही उसने छलांग लगाई मैंने लबलबी दबा दी। जोरदार धमाका हुआ। गोली यकीनन कुत्ते की खोपड़ी में लगती लेकिन निशाना खता गया। निशाना खता जाने का सबब वो दराज कद शख्स था जिसने एन फायर के वक्त मुझ पर लाठी से हमला किया था। लाठी की जरब ने मेरे दाएं बाजू को सुन कर रख दिया था। कुत्ता घुर्राता हुआ मेरे ऊपर गिरा था। वो बेहद वजनी और बदबूदार कुत्ता था। उसने मेरे कंधे पर जबड़ा आजमाया लेकिन दांतों में सिर्फ जैकेट ही आई। कुत्ते का खून आलूद पेट देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसे गोली लगी है। एक पाउंडे ने राइफल मेरी तरफ सीधी कर रखी थी और चीख चीख कर कुछ कह रहा था। राइफल अब मेरे बाएं हाथ में थी और दायां हाथ कुत्ते की पिछली टांग पर जम चुका था। एक झटके से मैं सीधा हुआ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तीनों पाउंडों के वहमों गुमान में भी नहीं था। मैंने लहीम शहीम अल्सैशन को पिछली टांगों से पकड़कर घुमाया और बेपनाह नफरत से एक पाउंडे परते मारा। ये वही शख्स था जिसके हाथ में कुत्ते की जंजीर नजर आ रही थी। कुत्ते और उसके मालिक का तसादुम जितना अचानक था इतना ही शदीद भी था। दोनों जैसे उड़ते हुए एक 20 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरे और वहां से ढलवान पर लुढ़क मजीद नीचे चले गए। बाकी दोनों अफराद एक लम्हे के लिए इस मंजर के शहर में गिरफ्तार हो गए। मैंने लपक कर राइफल बरदार के राइफल पर हाथ रखा और सीने पर टांग की जैसी थोड़ी जरब लगा दी। वो हल्क से ऊख की आवाज निकालता हुआ घास पर गिरा। राइफल उसके हाथ से निकल गई थी। मैंने राइफल घुमाकर दूर भाड़ झंकाड़ में फेंक दी। लाठी बरदार ने इस मौका पर खिलाफे तवक्का दलेरी और फुर्ती का मुजाहिरा किया। वो एक नारा सा बुलंद करके पहलू से झपटा और लाठी मेरे हाथों पर दे मारी। एक बार फिर दाएं बाजू पर चोट लगी और राइफल मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। लाठी का दूसरा वार मैंने पीछे हटकर बचाया और राइफल सौंत ली, लेकिन जो ही कदम पीछे हटाने के बाद मेरा पांव जमीन पर आया, एक झटके से मेरी टांग कोहले तक झंझना गई। इसके साथ ही खटके की आवाज आई
और टखने के पास शदीद दर्द का एहसास हुआ। दिमाग में चिंगारियां सी छूट गईं। अपने टखने की तरफ नजर उठाने से पहले मैं जान चुका था कि उस पर क्या गुजरी है। मैं जिस जगह खड़ा था वहां चारों तरफ झाड़ियां थी, जमीन घास फूस से ढकी थी और यह मकाम बस्ती से फूटने वाले रास्तों से काफी हटकर था। ऐसे मकामात पर ताले आजमाइश शिकारी अक्सर जंगली जानवरों के लिए फंदे लगा देते हैं। मकामी लोगों को तो ऐसी जगहों का पता होता है, लेकिन कोई बाहर का शख्स अगर जेरे इस्तेमाल रास्तों से हटकर चले तो ऐसे फंदों से दो चार हो सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने दिल कड़ा करके नजर का जाविया बदला। पिंडली का निचला हिस्सा एक चौबी शिकंजे में जकड़ा हुआ था। ये लकड़ी के बने हुए 2 कमान की शक्ल के टुकड़े थे। इन्हीं के स्प्रिंग से मरबूत करके मिट्टी और घास में छुपाया गया था। पांव का वजन पड़ते ही वो गोली की रफ्तार से बंद हुए थे और टखने को जकड़ लिया था। मकामी शुक्र था कि यह शिकंजा लकड़ी का था, वरना पिंडली की हड्डी भी इन्ना लिल्लाह हो सकती थी। मैंने टांग को हरकत देना चाहिए तो अंदाजा हुआ कि जोर लगाने पर यह इन्ना लिल्लाह वाला काम अब भी हो सकता है। एक शदीद टीस ने मुझे पुश्त के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। चंद लम्हों के लिए तो मेरे दोनों हारीफ भी ना समझ सके कि अचानक ये क्या हुआ है। फिर इनके चेहरों पर मुसरत आमेज गजब की यलगार हुई और वो गुर्राते हुए मुझ पर टूट पड़े। बड़ी गर्मजोशी थी इस मिलाप में। थोड़ी देर के लिए हम एक जान 3 कालिब होकर रह गए। घोंसे, लातें, ठोकरे क्या थी जो उन्होंने मुझ पर निछावर नहीं की। मेरी चर्मी जैकेट फट गई, कमीज उतर गई और चेहरा लहू लुहान हो गया। इस दौरान नशेब में लुढ़कने वाला शख्स भी लड़खड़ाता हुआ मौका पर पहुंच गया और इस प्यार मोहब्बत में शरीक होकर मेरी दिलजोई करने लगा। गालिबन अपने खूनखार कुत्ते को खूनो खून देखकर उसे कुछ ज्यादा ही राहत नसीब हुई थी। वो कूद कूद कर मेरी बलाएं ले रहा था और दांत पीस पीस कर सदके वारी जा रहा था। मुझे मार मार कर जब वो तीनों निढाल हो गए तो आइंदा का लाहे अमल सोचने लगे। इस दौरान नशेब से 3 और अफराद भी मौका पर पहुंच गए। ये तीनों गालिबन फायरिंग की आवाज सुनकर आए थे। तराजगद शख्स ने नए आने वालों में से एक की पगड़ी ली और मुझे ऊंधा करके मेरी कलाइयां बांधने लगा। राइफल बरदार ने मेरे लिबास की तलाशी ली और जैकेट की जेब से शिकारी चाकू निकाल लिया। मेरी दस्ती घड़ी, नकदी, अंगूठी और राइफल इनके कब्जे में थे। इनकी आंखें और जुबानें मुझ पर आतिश फिशानी कर रही थीं। मैं सिर्फ आंखों की जुबान समझ सकता था, इसलिए इन्होंने जब तक मेरा शिकंजा नहीं खोला और धकेल धकेल कर मुझे डलवान तक नहीं पहुंचा दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि अल्सैशन मर चुका है। गोली उसके सीने में कहीं लगी थी। रही सही कसर पत्थरों पर गिरने से पूरी हो गई थी। अब वो अपने खौफनाक दान नकोसे बेनूर आंखों से गहरे नीले आसमान को तक रहा था। वो लोग मुझे राइफल की नाल से धकेल धकेल कर नीचे उतारने लगे। रुख से अंदाजा होता था कि मुझे बस्ती में ले जाया जा रहा है। ये सूरत हाल मेरे लिए नापसंदीदा थी। तीनों खाना बदोशों से मैंने लड़ाई भी इसलिए मोल ली थी कि यहां से बचकर निकल सकूं। अगर पांव फंदे में ना आता तो 50% से ज्यादा इम्कान था कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता, मगर अब वही खो रहा था जो मैं नहीं चाहता था। मुझे घेर कर बस्ती में ले जाया जा रहा था, जहां जागीरदार कादर जमान का अहलकार मौजूद था और उसके अलावा मालूम नहीं और कौन कौन हो सकता था। सारी प्लानिंग ही ठप होती नजर आ रही थी। कुछ देर तो वसवसों की जलगार रही, फिर मैंने सब कुछ जहन से झटक दिया। जो हो गया सो हो गया। अब यह सोचना था कि आइंदा क्या होगा। हम बस्ती के करीब पहुंचे तो बच्चे, बूढ़े और औरतें सब घरों से बाहर निकल आए। जिस शख्स का कुत्ता दारे फानी से रुखसत हुआ था, इसने जोश में आकर मुझ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक बूढ़े ने उसे रोका। गालिबन अपनी जुबान में उसे समझाया था कि जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक मुझे कैदियों के हकूक हासिल हैं, या फिर इससे मिलती जुलती कोई और बात की होगी। नतीजतन इस शख्स ने लाठी चार्ज से हाथ रोक लिया और जुबानी कलामी गुस्सा उतारने तक महदूद रहा। बस्ती दूर से जितनी छोटी नजर आती थी इतनी नहीं थी। झोंपड़ों और खैमों ने 4-5 एकड़ रकबा घेरा हुआ था। भौंकते कुत्ते, कड़कड़ाती मुर्गियां, मिमियाती बकरियां और घूरते हुए मर्द-ओ-जन। मुझे इन तमाम नफूस के दरमियान से गुजार कर बस्ती के मलिक यानी सरदार तक पहुंचा दिया गया। इसका चेहरा खुदरू बालों से भरा हुआ था। घनी भवों के नीचे से आंखें और भारी भरकम मूंछों तले से होंठ बमुश्किल नजर आते थे। चेहरे की तरह उसका बाकी जिस्म बिखरे बालों से ढका हुआ था। न जाने क्यों उसे देखकर डार्विन का नजरिया याद आने लगा। जो ही मैं उसके सामने पहुंचा, एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एकदम चारों तरफ से गुफ्तगू के दरिया बह गए। वो सब एक साथ बोल रहे थे जैसे कसम खा रखी हो कि किसी दूसरे की बात समझनी है न अपनी समझानी है। दराजगद शख्स बार बार अपनी शहादत की उंगली मेरी छाती पर ठोंकता था और कोहलों पर हाथ रखकर सरदार के नाम की दुआई देने लगता था। धीरे धीरे बोलने वालों की आहो बका ने सरदार पर भी असर करना शुरू कर दिया।
यानी उसकी आंखों में भी मेरे लिए नफरत की बिजली कूदने लगी। इसने मुझसे मुखातिब होकर एक तवील फिक्र कहा जिसमें से सिर्फ 2 लफ्ज बाशिंदा और पहाड़ मेरी समझ में आए। ताहम इसके तासुरात से मैंने अंदाजा लगाया कि मुझसे बास पुरस कर रहा है कि मैं कहां से, कब और क्यों आया हूं। मैंने उर्दू में पूछा, तुम में से कोई उर्दू समझता है? वो सब लाताल्लुकी से मेरी तरफ देखते रहे। यह बड़ा मुफस्सिल जवाब था। मैं दाएं बाएं देख कर रह गया। दफतन मेरी निगाह एक चेहरे पर टिक गई। पहलवान नुमा शख्स मुझसे करीबन 15 फुट की दूरी पर खड़ा था। उसका रंग पहले से सांवला हो चुका था, शेव बड़ी हुई थी और चर्बी भी कुछ पिघली हुई नजर आती थी, लेकिन वह पहलवान ही था। इसकी आंखों में मेरे लिए वाज़ेह शनासाई थी। हम दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। फिर पहलवान मानीखेज अंदाज में सर हिलाकर सरदार की तरफ बढ़ा। सरदार के करीब झुककर उसने कोई बात की। सरदार ने एक नजर मेरी तरफ देखा और पहलवान के साथ हजूम से बाहर निकल गया। दोनों एक बड़े झोंपड़े के सामने खड़े होकर बातें करने लगे। गाहे गाहे वो मुझे देख भी लेते थे। कुछ देर बाद सरदार ने चंद उम्र ज़ीदा अफराद को भी अपने पास बुला लिया। इनमें खूब तबादला ख्याल हुआ। मैं कुछ कह नहीं सकता था कि आइंदा 15-20 मिनट में क्या पेश आने वाला है। कभी लगता था कि हालात मजीद बदतर होने वाले हैं, तो कभी उम्मीद की किरण नजर आने लगती थी। अब ये उम्मीद किस चीज की थी इसका खुद मुझे भी नहीं पता था। बस इतना अंदाजा हो रहा था कि पहलवान मेरी वकालत कर रहा है। थोड़ी देर बाद मुअज़्ज़िज़ीन की कॉन्फ्रेंस से खत्म हुई और वो लोग मेरी तरफ बढ़ाए। इस मरतबा झोंक सामन का पहलवान सबसे आगे था। उसने आगे बढ़कर मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका, फिर मेरे हाथों की बंदिश खोलने लगा। बहुत हैरान हुआ मैं तुम्हें यहां देखकर, उसने नरम लहजे में कहा। इतना ही हैरान मैं भी हूं, मैंने जवाब दिया। अकेले हो? उसने पूछा। फिलहाल तो अकेला ही हूं। खुदा का शुक्र अदा कर भरा, या इस मौका पर मैं भी मौजूद हूं। इस कुत्ते के बदले तुम्हारी एक लत तो इन्होंने तोड़ ही देनी थी, दूसरी भी टूट जाती तो कोई बड़ी गल नहीं थी। एक तो समझो टूट ही गई है, मैंने दाएं पिंडली पर जोर डालते हुए कहा। वो मुस्कुराया। टूटी नहीं है, फिर ते गल पै गई है। मुझे साथ लेकर वो हजूम से बाहर निकला। सरदार के हाथ में मेरी राइफल नजर आ रही थी। यह राइफल उसने पहलवान को दी और पहलवान ने मेरे सुपुर्द कर दी। मेरी घड़ी, अंगूठी और जेब से निकलने वाला 200 रुपया भी लौटा दिया। क्या हम दोनों आहिस्ता रवि से चलते बस्ती के उस हिस्से में आ गए जो ढलवान से करीब तर था। मुझे चलने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। एक तंग गली से गुजार कर पहलवान मुझे एक नीम पुख्ता झोंपड़े के सामने ले आया। झोंपड़े की दीवारें गारे और पत्थरों की थीं, जबकि छत लकड़ियों की थी। इस झोंपड़े में बाकायदा लकड़ी का दरवाजा लगा था। दरवाजे के करीब ही वो जख्मी घोड़ा बंधा था जिसे पहलवान खींचता हुआ बस्ती तक लाया था। हम अंदर आए और एक दरी नुमा चट्टाई पर बैठ गए। यहाँ चर्च की बूर रची बसी थी। दीवार के साथ साथ फूलदार गिलाफों वाले तकिए पड़े थे और झोंपड़े के दरमियान से एक चिमनी सी उठती हुई ऊपर चली गई थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि एक तर्ज की अंगीठी थी जो झोंपड़े को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। झोंपड़े का अकबी हिस्सा मेरी निगाह से ओझल था। एक कोनी पर्दे से गुजरकर पहलवान इस अकबी हिस्से में गया और जरा देर बाद हाथ में एक लोटा नुमा बर्तन लिए नमूदार हुआ। इसके दूसरे हाथ में एक चरमची सी थी। लोटे के नीम गर्म पानी से उसने मेरा हाथ मुंह धुलाया और चेहरे को जख्मों और खराशों पर लगाने के लिए एक देसी साख्त का मरहम दिया। मैंने फटी हुई जैकेट और कमीज उतार दी थी। पहलवान अंदर से एक लंबा सा जर्क बर्क कुर्ता ले आया जो जाहिर है मुझे पहनना पड़ा। इतने में झोंपड़े के अकबी हिस्से से चूड़ियों की मध्यम सदा आई और किसी औरत ने धीमी आवाज में पहलवान को पुकारा। पहलवान लपक कर गया और एक गोल ट्रे लिए वापस आ गया। ट्रे में गर्मा गर्म कहवे की केतली थी, 2 छोटी प्यालियां थीं। इसके अलावा एक थाली में किशमिश, खुश्क खुबानियां और शहतूत थे। इस इलाके में मेहमान नवाजी का बेहतरीन अंदाज यही था। पहलवान ने ट्रे मेरे सामने रख दी और बोला, बादशाह हो, ये चीजें अपने वतन के दूध लस्सी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, पर खा के देखो, हैं बहुत मजेदार। ड्राई फ्रूट वाकई खाने के लायक था। इसके साथ साथ असल अफगानी कहवा मार कुटाई के बाद इस रिफ्रेशमेंट ने खासा लुत्फ दिया। कहवे की चुस्कियां लेते हुए पहलवान ने कहा, हाँ जी, अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ और क्या इरादे शरादे हैं जनाब के? यह बड़ा नाजुक सवाल था। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहता था कि पहलवान यहाँ किस हैसियत से मौजूद है। मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक वो कादर ज़मान का मुसल्ला मुहाफिज था और हवेली के मेहमान खाने में उसकी हैसियत खुदाई फौजदार की थी। लेकिन अब वो इस दूर दराज पाउंदा बस्ती में नजर आ रहा था और इसके रवैये से लग रहा था कि वो कादर ज़मान से ताल्लुक खत्म कर चुका है। अब मालूम नहीं ये सिर्फ मेरा ख्याल था या हकीकत में ऐसा ही हो चुका था। मैंने पहलवान के सवाल का जवाब देने से पहले उसे टटोलना चाहा। मैंने पूछा, मेरे इरादे से तुम्हारा क्या मतलब है? कहने लगा, ये कि आइंदा का की प्रोग्राम है?
जहां तक मुझे याद है तुम जागीरदार के कहने पर हवेली से किसी मुहिम पर निकले थे। वो कुड़ी की ना था उसका अंजुम, वो भी तुम्हारे साथ थी। शायद नथिया गढ़ी जाना था तुमने। मैंने उसके सवाल का जवाब ऐसे अंदाज से दिया कि सब कुछ गोल कर दिया और गुफ्तगू फिर उस सवाल के मोड़ पर आ गई कि पहलवान यहाँ क्यों पाया जाता है। वो मेरी बातों से किसी हद तक मेरा मतलब समझ गया था। कहने लगा, घबरा नहीं मेरे ब्रा, इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। जो बात करनी है खुल खिला के करना। मैंने अनजान बनकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने तकिए से टेक लगा कर एक लंबी डकार ली। यूं लगा जैसे प्याली भर कहवा किसी अंधे कुएं में जा गिरा है। वह हस्बे आदत उंगलियों से अपने घुंघराले बालों में कंघी करके बोला, समझ तो तुम सब कुछ रहे हो साहब यार, बस मेरे मुंह से कड़वाना चाहते हो। चलो ठीक है, अब पर्दे में रखना भी क्या है। बात यह है साहब कि मैं जागीरदार की नौकरी पर लात मार आया हूं, और इतनी जोर से लात मारी है ना कि खुद भी धक्के से यहां गिरा हूं। जागीरदार का एक बंदा जाया हो गया मेरे हाथों। कुछ समझ आ रही है ना मेरी बात की? मैंने कहा, पहलवान अगर समझाने ही लगे हो तो जरा ठीक से समझा दो, फिर मैं भी तुम्हें सारी कथा सुना देता हूं। वो मुस्कुराया, बड़े शक की मजाज हो तुम। अच्छा चलो पहले मेरी बात ही सुन लो। फिर वो अपने ठीक पंजाबी लहजे में वाकई खुलकर अपने मुतालिक बताने लगा। पहलवान का नाम शहबाज था। वो जद्दी पुश्ती झोंक जामन का रहने वाला था। इसके बोलने का अंदाज दिल नशी था। बात करते करते मुस्कुराता था तो अंदर की तरफ झुके हुए दांत चमकने लगते थे। ऐसे दांतों के मालिक अमूमन सख्त जान और मजबूत असाब के लोग होते हैं। मैंने पहलवान के लिए शुरू में पहलवान नुमा का लफ्ज़ से इस्तेमाल किया है। वो जसीम जरूर था लेकिन भद्दा नहीं था। उम्र भी 25-26 से ज्यादा नहीं थी। थोड़ी सी राहत के साथ उसे पहलवान के बजाय तनोमन शख्स कहा जा सकता था। मेरी आंखों में झांक कर कहने लगा, नज्जो का पता है ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, वही जो मेहमान खाने में नौकरानी थी। बोला, मेरी मंगेतर है। मेरे लिए इतला बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा, लेकिन नज्जो का जिक्र यहाँ कैसे आ गया? नज्जो का जिक्र इसलिए आया है कि वो खुद भी यहाँ मौजूद है। पहलवान ने धमाका खेज इंकशाफ किया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता चला गया। पहलवान ने मेरी हैरत में मजीद इजाफा करने के लिए नज्जो को आवाज दी। नज्जो इधर आ। झोपड़े के अकबी हिस्से में खटपट की आवाज आई। फिर छोटे से दर पर झूलता हुआ ऊनी पर्दा हिला और मैंने नज्जो को सामने पाया। पहलवान शहबाज की तरह वो भी पंजाबी लिबास में थी। शायद इस लिबास में वो एक दफा हवेली में भी नजर आई थी। उनाबी शलवार, उनाबी फूलों वाला कुर्ता और उसी रंग का दुपट्टा। उसका जिस्म ऐसा था कि हर लिबास उस पर जचता था। बकौल शायर बोसीदा से बोसीदा कपड़ा भी तन से छू कर जगमगा उठता था। सलाम साहब जी। उसकी जानी पहचानी आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। तुम यहाँ? बेसाख्ता यह सवाल मेरे लबों पर आ गया। जवाब में नज्जो अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से पहलवान की तरफ देखने लगी। नज्जो के बारे में मुझे शुफ्ता से पता चला था कि हवेली में जिंदा नामी औरत ने उसे जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया था। फिर उसे जाँ बलब हालत में किसी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मैं कभी नज्जो के मुतालिक अच्छी खबर सुन सकूंगा, लेकिन वो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों के दरमियान खामोशी के सिवा और कुछ नहीं था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बात करूं, क्या पूछूं, क्या बताऊं। पहलवान ने सूरत हाल भांप कर नज्जो से कहा, नज्जो जा खाना तैयार कर, तेरे साहब जी ने आज काफी वर्जिश की है, भूख शोक लगी हुई होगी। नज्जो एक निगाह मुझ पर डालकर तेजी से अंदर चली गई। पहलवान ने सिगरेट सुलगाकर सरगोशियों में कहना शुरू किया। नज्जो का बाप मेरे बाप का बचपन का यार था। हम उसे ताया कहते थे। नज्जो से मेरी मंगनी बचपन में ही हुई थी। ताए की मौत के बाद हमारे तल्लकात पहले वाले नहीं रहे थे, लेकिन मैं तो नज्जो को मंगी समझता था। तुम्हें पता है, पिछले से पिछले महीने हवेली में जो कुछ हुआ था, जागीरदार को यकीन था कि तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में बताने वाली नज्जो ही है। ऐसी गलतियां जागीरदार कभी माफ नहीं करता। उसने नज्जो को जिंदा के सुपुर्द कर दिया। वो औरत नहीं, एक डैन है, डैन है। जो इसके बस में आ जाता है ना, उसका खून चूस लेती है। उसने नज्जो पर बड़ा जुल्म उठाया, यहां तक कि वो आखिरी दमों पर आ गई। जागीरदार को पता चला तो उसने कहा कि कुड़ी को मारकर बेले की कब्रों में दबा दो। इसे गाड़ी में डालकर ले जाने वाला मैं ही था। मेरे साथ दूसरा बंदा ड्राइवर नसीब खान था। बेले के रास्ते में ही मैंने फैसला कर लिया कि नज्जो को मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जागीरदार से बगावत क्यों ना करनी पड़े। नसीब खान मेरा पुराना यार बेली था, लेकिन मैं जानता था वो इस मामले में मेरा साथ नहीं देगा। और यही हुआ। जब मैंने नज्जो को बचाना चाहा तो मेरे सामने खड़ा हो गया। बेले की कब्रों में हमारे दरमियान हाथापाई हुई और मैंने एक वजनी बेलचा मारकर उसका सर 2 टुकड़े कर दिया। नज्जो इस वक्त नीम बेहोश थी। मैं इसे गाड़ी में डालकर फैसलाबाद ले गया।
फैसला आबाद के एक टैक्सी स्टैंड पर मैंने जागीरदार की गाड़ी छोड़ दी और टैक्सी करके नज्जो को अस्पताल पहुंचाया। एक प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ 2 हफ्ते नज्जो का इलाज हुआ। रकम तो खर्च हुई मगर नज्जो की हालत संभल गई। वो चलने फिरने के काबिल हुई तो मैं इसे लेकर फैसलाबाद से भी निकल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साहब जी कि हम जागीरदार के अहकारों से बच बचाकर यहाँ आज़ाद इलाके में पहुंच गए। ये रुदात मेरे लिए दिलचस्प और हैरान कुन थी। मुझे याद आने लगा कि हवेली में जब नज्जो मेरे साथ लगावट का मुजाहरा कर रही थी तो पहलवान किस तरह पेचो ताप खाता था। MG राइफल उसके हाथों में बेकाबू होने लगती थी। इसका बस नहीं चलता था, वरना शायद वो तसव्वुर में कई बार मुझे शुहदाए इश्क की सफ में शामिल कर चुका था। पहलवान की दास्तान के कई पहलू अभी वजाहत तलब थे। सबसे अहम सवाल ये था कि वो पहाड़ी खाना बदोशों की इस बस्ती तक क्यों कर पहुंच सका और खाना बदोशों ने 2 आवारा गर्दों को क्यों कर पना दी। फिर ये बात भी अचंभे की थी कि पहलवान ठीक पंजाबी होने के बावजूद पश्तो की सूझबूझ रखता था। मैंने इस बारे में पूछा तो पहलवान ने कहना शुरू किया।